हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आ चुकी है एक्सप्लोरेशन साइंस की न्यू बुक, जिसमें हम लोग डिटेल लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ दिस सेल, जो कि चैप्टर सेकंड होने वाला है क्लास 9 की। जो न्यू बुक हुई है, जो न्यू एनसीईआरटी लॉन्च हुई है, जो एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस ग्रेड 9 वाली है, तो इसका डिटेल में वीडियोस देके आ चुका हूँ, जो कि हेवन क्लासेस ऑफिशियल जो चैनल है यूट्यूब में, उसमें अपलोड कर दी जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, मतलब जो सेल होता है, जो एक छोटा सा जो हमारा शरीर का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, उसे सेल बोला जाता है। तो वो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे ये पूरा मकान बनता है, तो जो मकान बनने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही हमारा शरीर जब बनता है तो उसमें हमें छोटी छोटी क्या चाहिए होते हैं, सेल चाहिए होते हैं। तो ये सेल कैसे हुआ, हमारी जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे हम लोग हमारी जो लाइफ है वो बनी है, तो उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स होने वाले हैं वो हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है ओरिजिन कहाँ से हुई, तो जो ओरिजिन हमारा जो लाइफ का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने हमें कुछ ज़्यादातर समझा है कि हमारे जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है, वो हमारा पानी से हुआ है। ठीक है, तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जो हमारी जो लाइफ है वो बनी जो है वो हमारे स्मॉल पूल से बनी है, वाटर पूल्स वगैरह से बनी हुई है, रादर देन दी ओशन। बड़े बड़े ओशन को छोड़कर, जैसे ओशन हमें पता है कि ओशन में बहुत सारे लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि भाई वो ये मानते हैं कि जो हमारा जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो हमारी एक छोटे से वाटर पूल से हुई है, जिसमें छोटे छोटे क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, जिससे हम समझ सकते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी बनी थी, बिग बैंग ब्लास्ट जो हुआ था, तो वहाँ से मानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी बनी हुई थी, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। उस टेम्परेचर पर सर्वाइव करने के लिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया थे या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी थी जिससे उस हार्श क्लाइमेट में भी वो ज़िंदा रह सके। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जो एक एग्जांपल दे रखा है इंडिया में, क्या है, एक पुगा वैली है। क्या है, पुगा वैली है, जो कि लद्दाख में है। उसमें वैसे पता है कि लद्दाख में बहुत कम टेम्परेचर होता है, लेकिन याद रखना एक छोटी छोटी जो ऐसी ना कुछ दरार वगैरह पड़ी रहती है कहीं पे जगह में, ज़मीनों में दरार पड़ी रहती है। जब ऊपर से बरसात का पानी या कोई ग्लेशियर का पानी जब इस दरार में पड़ता है, तो तुम्हें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। क्या है, मॉल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो वो मॉल्टन मैग्मा, जैसे तुमने देखा होगा लावा वगैरह निकलता है तो वहाँ पे, तो जो मॉल्टन मैग्मा है ये पानी को बहुत ज़्यादा क्या करता है, गर्म करता है, और जब गर्म करने के बाद ये बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर की जो गर्मी होती है, जियोथर्मल एनर्जी, उसमें जो भी गर्मी उस पानी को मिलती है और उससे वहाँ गर्म पानी बनता है। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स है वही चीज़ों की बात करें। ज़रा हॉट स्प्रिंग मतलब वही जो गर्म पानी निकलता है, इस गर्म पानी का झरना भी बोल सकते हैं इसको, ये होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लगभग लगभग उसका टेम्परेचर होता है। किसका, उस पानी का, जो पानी नीचे जाता है उसको गर्म कर देता है और उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं डिटेल में लेक्चर में बात करने वाला हूँ, जो यूट्यूब में पहली बार किसी ने इतने डिटेल में कुछ बताया होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ कर मैं बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तुम लोगों पूरी वीडियो को देखो और समझो, इससे अच्छा तुम्हें यूट्यूब में कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दीज कंडीशन आर सिमिलर टू दोज इन अर्ली, ये जो कंडीशन होती है, जो हार्श कंडीशन है, यहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है, तो वैसा ही क्लाइमेट इनको भी मिलता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी है वगैरह वगैरह। तो फिर भी वहाँ पे क्या है, लाइफ ओरिजिनेट करती है, उस पानी में भी लाइफ बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। तो कुछ ना जो बैक्टीरिया या फिर कोई चीज़, जो ऑर्गेनिज्म जो इस गर्मी को भी सहन कर लेते हैं, ये जो पुगा वैली में, जो कि पुगा वैली में जो है हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो उसमें भी अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो उनको थर्मोफ्लाइज बोला जाता है, थर्मोफाइल्स बोला जाता है, थर्मोफाइल्स, जिसको ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग, उनको हीट प्यार होता है, बैक्टीरिया होते हैं जिनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल है ना, एक सेल है। तो फिर धीरे धीरे हम समझते हैं कि भाई सेल, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेल कैसे हुआ, जो पहले क्लास 9 की पहली बुक थी ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं था, लेकिन ये बुक जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छे से समझाया गया है इसमें। तो एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल लेके आ रखा तुम्हारे लिए, बिल्कुल कंसाइज कर दिया है। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियोस का पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, तो तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे द हेवन क्लासेस ऑफिशियल में भी तुम्हें मिल जाएंगे। मैं चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसमें देख सकते हो।
शुरू करते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल है वो कैसे हुआ। तो जो साइंटिस्ट हैं कुछ जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है फेलो साइंसेस का लखनऊ में, उसने स्टडी किया कि दीज हॉट स्प्रिंग्स जो जो ये पानी गर्म पानी वाले जो झरने टाइप हैं या गर्म पानी वाली जो जगह है, फाउंड दैट द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। तो जो बैक्टीरिया होता है या इसके चारों ओर से जो होता है वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो दी जो कैल्शियम कार्बोनेट जो डिपॉजिट हो जाता है, यही क्या करता है, इन ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स के चारों ओर इकट्ठा होकर उसको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। जो गर्मी की हार्मफुल रेडिएशन होता है, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट का या हार्श जो ठंडा इलाके होते हैं वहाँ पे या एक्सट्रीम कंडीशन में जो होता है वो उस सेल को बचा के रखता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका भी एक रीज़न बताया गया है, कहाँ पे, साइंटिस्ट के जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फेलो साइंसेज लखनऊ में है, तो वहाँ बताया गया है। तो जो ये फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है किसी भी सेल की फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है किसी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट की। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसका डिपोजिशन हो जाता है हमारे उसके सेल के चारों ओर से, जिससे कि वो हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टॉपिक खत्म हुए। फिर आता है सेल क्या होता है। तो व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या स्मॉलेस्ट में बोल सकता हूँ, सेल का हमारी बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी पूरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सेल ही है, जो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का जो भी हमारी मतलब पूरी बॉडी है उसका छोटा सा पार्ट एक सेल है। तो जो सेल है ना वही सारे काम करता है हमारी बॉडी के, खाना पीना, पचाना, गैसेस का एक्सचेंज करना, जो भी हमारा एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, ये सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला है हमारा सेल ही करता है। ठीक है, तो हमारे जो सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद ये टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू बनने के बाद फिर ये बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर पूरी बॉडी पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले कोई बच्चा होता भी है तो वो सबसे पहले एक सेल से इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सेल जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, देखो यहाँ पे बनाया भी है, यहाँ पे जो ईंट होती है, जैसे कोई मकान बना रहा है तो कोई घर बना रहा है, तो उसमें जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ये जो ईंट दिख रही हैं यही पूरे घर को बनाती हैं। वैसी हमारी जो बॉडी है, बॉडी को बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो सेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सारे जो फंक्शनल यूनिट यही बोलते हैं, ऑल लाइफ प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल। जो भी हमारे जीने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी चीज़ चाहिए वो सेल के ही के अंदर होती हैं। तो इसलिए सेल जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम बायो पढ़ने वाले हैं, तो बायो में भी सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, हमेशा सेल की बात करते हैं। ये सेल चैप्टर तुम्हें हर जगह मिलेगा, जो भी PCB वाले हैं आगे जाके, या PCM लेने वाले हैं। PCM वालों के लिए नहीं, लेकिन PCB वाले जो होंगे 11th में और 12th में, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 9th क्लास जो है अब इस बार क्या कर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट कर दी गई है और थोड़ी हार्ड भी कर दी है, टिपिकल होने वाली है क्लास 9 के लिए। इसलिए मैं क्लास 9 की ही वीडियो बना रहा हूँ, जो कि यूट्यूब में भी कम है और बच्चों को दिक्कत हो रही है। बच्चों मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ इसमें वीडियो बना दो, तो इसलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स पे होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर एक सेल है तो उसको यूनिसेलुलर बोल देंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिर्फ क्या होता है, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियम, ऐसे ही जो होते हैं, क्लेमेंडास, ऐसा कुछ जो एग्जांपल्स हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो जैसे कि प्लांट, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसलिए मैंने ये जो इमेज बनी हुई है या ये जो PDF बना रखी है मैंने, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बनाई है। बिल्कुल एनसीईआरटी से एक भी वर्ड जो है बाहर का नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बना रखा है। तो ये समझ सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने ये बना रखा है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ पे अब क्या बनने वाला है, ये सेल बन बन के हमारे पास एक टिश्यू बन जाता है। तो टिश्यू ही एक्चुअल में टिश्यू ही पूरा एक साथ काम करता है, क्योंकि बहुत सारे सेल मिल गए इसमें, तो क्या बन गए हैं, अब टिश्यू बन जाते हैं वो। ठीक है, जो कि किसी काम को करते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास आता है, ये हमने पढ़ लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि होने वाला है कि सेल कैसा दिखा, कैसे दिखा, कहाँ से हुआ। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, सबसे छोटा जो है वो सेल है।
ठीक है। मोर सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन नेगेटिव, हम अपनी नंगी आंखों से कभी भी कोई सेल को नहीं देख सकते। तो इसके लिए देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके और साफ करके दिखा देता है हमें। तो हमारी आंखों का भी कुछ क्या है, लिमिट है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो देखो, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो तुम दूर से तो देख सकते हो कि ये है, और मान लो इस पॉइंट को मैं नज़दीक बिल्कुल यहीं पे लगा दिया, तो और दूर से देखूंगा तो ये तुम्हें फिर एक पॉइंट लगने लगेगा। तो ऐसे ही और जो होते हैं, जो पॉइंट पॉइंट मिलकर ही आपस में क्या बनाते हैं, एक पॉइंट दिखना शुरू कर देगा। कहने का मतलब है हमारी आंखों का क्या है, कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि हम लोग सर कुछ नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से। तो हमें कुछ जो सेल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप कैसे बनता है वो भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो माइक्रोस्कोप भी देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है पहले लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, यहाँ पे तुम लोग इस पूरी पीडीएफ को मिल सकता है, और यहाँ पे अगर तुम्हें समझना है तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन सीन सेपरेटली बाय द ह्यूमन आई, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग हम देख पा रहे हैं, तो वो होता है उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन यही दी है, तो प्लीज़ इसे याद करना। फिर आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। बड़ी क्लास में 10th क्लास में इसका पूरा डिटेल में लेक्चर होता है, इसको बोलते हैं लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर उसमें है, उसमें पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों है, तो उस वहाँ पे लेंसेज की बात कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। लेकिन अभी तुम ये समझ सकते हो, जो अगर जो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो किसका बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, जो कि छोटी चीज़ों को दिखाता है, बड़े होकर दिखा देता है। ठीक है, तो कुछ मैं ये जो पूरा मैग्नीफिकेशन है या फिर तुम्हें माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं इसकी अगली स्लाइड में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पार्ट में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव पास होता है, और आई पीस जो होता है हमारी आंखों के पास होता है। ठीक है, इसमें अगली वीडियो में वही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब ये जो सेल है वही तो देखेगा ना, जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाएगा, जिसने माइक्रोस्कोप बनाया होगा। तो माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले बनाया था वो रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। और रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व 1665 में उसका खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसने कि उसको एक छोटे छोटे एक कहाँ पे देखा था इसने, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखा था। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क था, मतलब एक बार की छाल से बना होता है कॉर्क, उसमें देखा उसने। तो उसमें छोटे छोटे उसको कंपार्टमेंट्स दिखे, छोटे छोटे क्या दिखे, कंपार्टमेंट्स, मतलब छोटे छोटे घर देखे। जो घर है ना उन्हीं को क्या बोल दिया गया, सेल बोल दिया गया। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का झत्ता होता है, मधुमक्खी का जो घर होता है उसमें देखा होगा छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखते हैं। तो इनको भी क्या हुआ, जो हमने जब जो स्लाइस ली, ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्या दिखे, पार्ट्स दिखे। जब ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखे तो उन्होंने देखा है, इनको क्या बोल दिया गया, तब से सेल बोल दिया। ऐसे हमारे उसमें जो सेल का जो साइज़ है, तो उसके लिए एक टेबल दे रखी बड़ी सी है ना। जैसे एक ह्यूमन हाइट लगभग 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर का हो सकता है। नीम ट्री देखो इतना हो सकता है, रॉकेट इतना 10 मीटर का हो सकता है। एक जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, वो 1 मीटर की हो सकती है। चिकन एग 1 सेंटीमीटर का उसका डाया हो सकता है। जो एक फ़िश है, अंडे जो एक मछली का अंडा होता है वो 1 mm का हो सकता है। 1 mm मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, अमीबा देखो 100 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 होता है। फिर उसके बाद मोस्ट प्लांट एनिमल सेल ये बने हुए हैं, जो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक के हैं। उसका अंदर का जो न्यूक्लियस होने वाला है वो 10 माइक्रोमीटर का होना चाहिए। उसका जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये तो और छोटे होते हैं, 1 से लेकर 10। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी इतने का लगभग होने वाला है। तो वायरस, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड्स ये तो और ज़्यादा छोटे होने वाले हैं। फिर तो हम पहुँच जाते हैं फिर एटम्स के पास चले जाते हैं 1 नैनोमीटर वगैरह वगैरह। फिर तो और ज़्यादा आते हैं, तो फर्मी में आ जाता है, फेमटो वगैरह आ जाता है। तो न्यूक्लियस का साइज़ उसका भी, एटम के अंदर का भी न्यूक्लियस होता है। फिर हम केमिस्ट्री में पहुँच जाते हैं, मतलब सारा चीज़ें केमिस्ट्री प्लस बायो है ना। एक्चुअल में क्या है, बायो और केमिस्ट्री मिलकर ही एक पूरा चैप्टर ये बना देता है ना। जो अगर जिसको केमिस्ट्री अच्छी आती है उसको बायो भी अच्छी आएगी, जिसको फिजिक्स अच्छी आती है उसको मैथ्स भी अच्छी आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पीछे की पॉइंट्स मिले, तो ये हमारे पास की पॉइंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये जो वीडियो देख रहे हो तुम द हेवन क्लासेस यूट्यूब चैनल में देख रहे हो। अगर तुम्हें यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी वीडियो अच्छी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोप भी अलग अलग टाइप के दिए गए हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में। तो लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप छोटा लाइट, इसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती होती है या फिर बाहर से लाइट की ज़रूरत पड़ती होती है। तो ये छोटे छोटे स्कूल, लैबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग विजिबल लाइट में देख पाते हैं। तो इसमें छोटे छोटे प्लांट सेल, एनिमल सेल तो हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, ये बहुत ज़्यादा मोर पावरफुल होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर वाला होता है, इसमें वायरसेस, राइबोसोम, प्रोटीन वगैरह सब दिख जाता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और जो ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, इसमें छोटे छोटे प्लांट सेल और एनिमल सेल ही दिख पाते हैं।
तो सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैग्नीफिकेशन जो होता है अपीयरेंस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बड़ा दिखाना भी मैग्नीफिकेशन होता है। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेजोल्यूशन होता है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट, जो नज़दीक नज़दीक ऑब्जेक्ट होते हैं उसका डिस्टिंग्विश करना कि कितने नज़दीक हैं, कितनी जगह है, तो वो सब चीज़ें आती हैं हमारे रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। और अगर मैं बात करूँ आगे नए वाले टॉपिक की, जो तुम कहने वाले थे कि पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसे बोलते हैं आई पीस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, अलग अलग लेंसेज लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जहाँ पे हमें ये स्लाइड रखा जाता है उसको स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिरर लगा होता है, ठीक है। तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको हैंडल बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। यहाँ पे कुछ नॉब होते हैं जो एडजस्टमेंट करते हैं ऊपर नीचे, इसको स्लाइड करने में मदद करते हैं या आगे पीछे करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे पास होता है। तो कुछ यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी वगैरह दी है छोटे मोटे दिखाने के लिए कि लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ द सेल। सेल का जो साइज है वो एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है, तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ इस पर। तो अभी की वीडियो बहुत लंबी बनने वाली थी, इसलिए मैंने इसे रोक दिया है अभी। तो इसमें हम थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर तुम लोग इसको पढ़ के देखना एक बार। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो तब तक ले थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सपोर्ट करना हमको। और कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ हमें पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।